चलिए देखिए यहां पर अभी तक देखिए कि आपको जो दिख रहा है वो है आपके पब्लिक इमेज में, यानी पब्लिक डोमेन में जो मिनिस्टर्स दिख रहे हैं, आपको लगता है वही कानून बनाते हैं और वही क्या करते हैं, पॉलिसीज का निर्धारण भी करते हैं। लेकिन आपको बताया पर्दे के पीछे कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या आईएएस अधिकारी होते हैं, वो माइन्यूट डिटेल्स भरते हैं, वो वाइटली काम करते हैं। पूछिए, वो पर्दा के पीछे नहीं है, इस पिक्चर में नहीं, हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। यहां देखिएगा, देखिएगा समझिएगा, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के वो हिस्सा होते हैं या पार्ट होते हैं, और उनके कंट्रोल में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उनके सुपरविजन में। आप देखिएगा जितना भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या आईएएस अधिकारी होते हैं, वो अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करते हैं, वो मंत्री जी को रिपोर्ट करते हैं, वो अपने मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि उनके अधीन वो काम करते हैं। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर अपने अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, वो अपने अपने मंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब उनके सुपरविजन या कंट्रोल में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज भी करता है। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट कौन करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए ऐसे, अभी क्या बताया आपको, यहां पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किस पर ऊपर कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर में। तो इनको कंट्रोल करेंगे या सुपरवाइज करेंगे। तो आप देखिएगा मंत्री जी को रिपोर्ट कौन करते हैं, आईएएस अधिकारी क्या करेंगे, मंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे या मंत्री जी के ऑर्डर का पालन करेंगे। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो कमांड देते हैं किसको, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को पालन करना होता है उस कमांड का, और उनको सुपरवाइज भी करते हैं। कभी कभी देखिएगा ना आप लोग, ट्रांसफर भी हो जाता है आईएएस अधिकारी का। क्यों होता है, क्योंकि वो किसके अधीन काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल, अभी तो देखिए कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, यानी मंत्री का कंट्रोल होता है। और मंत्री किसका हिस्सा होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। और इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कौन करता है, नहीं, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कौन करते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट कंट्रोल किसको करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको कंट्रोल सुपरवाइज कर रहे होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को। मतलब आपस में क्या है, लिंक्ड है तीनों। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर है, यहां पर यही बात कर रहा है, अपनाई जाती है सरकार द्वारा या लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा, उसको इंप्लीमेंट कौन करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं और वो इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। देखो इंडिया में एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या मशीनरी है, और ये जो मशीनरी होता है ना, ये क्या होता है, इट इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। मतलब ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, मंत्री जी के लिए। तो आईएएस अधिकारी जो होता है ना, वो अपना रिपोर्ट या अपना फाइंडिंग्स किसको भेजते हैं, आईएएस अधिकारी जो होते हैं किसको भेजते हैं, लास्ट बॉयज। यहां देखिए ध्यान से, जो मंत्री होते हैं उनको रिपोर्ट भेजते हैं कौन, आईएएस अधिकारी। मतलब आईएएस अधिकारी किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, आप जवाब तलब कौन कर सकता है उनसे, मिनिस्टर्स कर सकते हैं। यही लिख रहा है, एट द सेम टाइम दिस मशीनरीज आर मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। तो वो पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं या उनके प्रति जवाबदेह होते हैं, उसे सवाल पूछ दिया जाएगा। तो आखिर ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्यों सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट दिया है पूछने के लिए। कारण क्या है कि वो जन प्रतिनिधि होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट तौर पर जनता किस पर कंट्रोल कर रही है, पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर में, आईएएस अधिकारी के ऊपर में। तो आईएएस अधिकारी को अपने कार्रवाई के लिए जवाब देना पड़ेगा किसको, मंत्री जी को। आपने देखा होगा कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोली चलवाया था अपने इलाके में, उसके पास मजिस्ट्रेट के पावर होता है, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट बना के किसको भेजता है, मुख्यमंत्री जी को भेजता है। ठीक है, होम मिनिस्टर को भेजता है कि भाई इस कारण बस मुझे गोली चलवाना पड़ गया इस इलाके में या मेरे इलाके में। तो अपना रिपोर्ट बना के भेजेगा, उससे रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आपके इलाके में गोली कैसे चल
चलवाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद नहीं, वो ऑर्डर देता है, उसके पास मजिस्ट्रेट पावर होता है ना, तो उसने ऑर्डर दे सकता है वो, अगर ऐसा सिचुएशन कोई आए तो। लेकिन वहां पर उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मंत्री जी को, या खासकर होम मिनिस्टर्स को, होम मिनिस्टर के या मुख्यमंत्री मांग सकते हैं राज्य के अंदर कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। देखिए यहां पर एक खास बात याद रखिएगा, जो एक टर्म यहां पर लिखा हुआ है, द ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। यहां पर दो बातें हैं। पहला बात कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी होता है, सॉरी ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो क्या होता है, अकाउंटेबल होता है किसके लिए, मंत्री जी के लिए, या मंत्री जी के प्रति अकाउंटेबल होता है, उनके लिए नहीं, उनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक बात और लिखा हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि पॉलिटिकली क्या करें, वो न्यूट्रल रूप से एक्ट करें, मतलब किसी के पक्ष में जाकर वो कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि उनको पता होता है कि आज अगर मिस्टर मोदी हैं तो कल हो सकता है राहुल गांधी जी हो, नहीं नहीं, ठीक है, हो भी सकता है। इसके पहले कांग्रेस थी ना, कांग्रेस को टारगेट, तो कोई भी जो आपके आईएएस अधिकारी होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अपनी वफादारी शो नहीं करें, वो अपना ड्यूटी करें जो उनको ड्यूटी असाइन किया गया है, और while doing their duty they must not get inclined towards any political party या political leaders, उनसे उम्मीद की जाती है, ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होंगे, वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। लेकिन हम सबको पता है कि रियलिटी में कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी हैं यहां भी जो बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं और बिल्कुल अपना काम को समर्पित होकर किए हैं, ठीक है, बिना किसी पार्टी की तरफ झुकाव दिखाए हुए। This means that the bureaucracy will not take any political position on policy matters। तो यहां पर न्यूट्रल का मतलब यह भी होता है कि ब्यूरोक्रेसी कोई अपना नाम नहीं लेगी कि भाई ये पॉलिसी मैंने बनाई है। जैसे मान लीजिए जनधन योजना आया, तो जनधन योजना जो आया होगा ये लाया गया था कांग्रेस के टाइम में, तो कांग्रेस के लीडर्स अपना क्लेम करते हैं भाई कि हमने लाया था जनधन योजना, 100 दिन का रोजगार दिया गरीब जनता को, पहले आया था वो, ठीक है, जनधन योजना। मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, या मान लीजिए उसके पहले मनरेगा प्रोग्राम आया, ऐसे जनधन योजना कब आया था, बीजेपी लेकर आई थी, ठीक है, तो मान लीजिए इसके पहले कौन आया था, मनरेगा प्रोग्राम आया था, तो मनरेगा प्रोग्राम का क्रेडिट कौन ले गया, कांग्रेस ले गया, उसी जनधन योजना का बीजेपी ले गई, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना है कि यहां पर देखिए बीजेपी के लीडर्स ने बनाया नहीं होगा इस प्रोग्राम को, न मनरेगा को कांग्रेस के लीडर्स ने बनाया होगा खुद से, बनाए कौन होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो बनाए होंगे, पर्दे के पीछे या फिर कर्टन, बिहाइंड द कर्टन, ठीक है, वो बनाए होंगे, वो बैठ के डिटेल बनाए होंगे उसका, यही लिख रहा है। तो जब वो बने होंगे तो क्या जब अनाउंसमेंट हुआ जनधन योजना का या मनरेगा प्रोग्राम का, तो जब मनरेगा प्रोग्राम या जनधन योजना का डिक्लेरेशन हुआ तो क्रेडिट कौन लिया, क्या ब्यूरोक्रेट्स क्रेडिट लिए कि नहीं मैंने बनाया है, फूल माला कौन पहना, मंत्री जी पहने ना, तो मंत्री जी की वाहवाही हुई, पब्लिक इमेज उनका बना। तो यही लिख रहा है कि वो कोई पॉलिटिकल पोजीशन शो नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हार जाए इलेक्शन में और नया गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है, और हो सकता है कि पॉलिसी भी चेंज हो जाए, प्रीवियस वाला पॉलिसी चेंज हो जाए। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करे, उसी पॉलिसी को सही ढंग से लागू करे। हो सकता है ना जो पॉलिसी चल रही है उसको सही ढंग से लागू किया जाए। मान लीजिए मनरेगा प्रोग्राम बना था, तो मनरेगा प्रोग्राम सरकार तो बदलता रहा, कांग्रेस पार्टी के बाद फिर बीजेपी आई, तो मनरेगा प्रोग्राम को उसमें चलाते कौन रहे, यही आईएएस अधिकारी, नहीं तो कब का ठप बैठ गया होता। मान लीजिए जनधन योजना मोदी जी ने लॉन्च किया, बीजेपी ने लॉन्च किया, अब इसके बाद दूसरी कोई सरकार आ गई तो जनधन योजना को समाप्त कर देगी या बोलेगी वो इनवैलिड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको बीच में कौन चला रहे हैं, आईएएस अधिकारी। अब देखिए मिड डे मील स्कीम कितना पुराना है, लेकिन मिड डे मील स्कीम आज भी चल रहा है, क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, तो वो इंप्लीमेंट करते रहे, ठीक है। अब देखिए हमारे कंट्री में या हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो अगर कोई यूज करे टर्म ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स, तो आप समझिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की, मतलब आईएएस और आईपीएस की। उसी ढंग से स्टेट सर्विसेज की, बीपीएससी के अधिकारी जो होते हैं, डिप्टी एसपी, डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर, वीडीओ, सीओ, उसकी हम बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स, जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हेड होते हैं, ठीक है,
और उसी ढंग से टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यहाँ के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होते हैं, जैसे सेल हो गया है ना, भेल और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको चलाने वाले जो अधिकारी होते हैं ये सब किसका हिस्सा होंगे? इंडियन ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होंगे, सरकारी कंपनीज के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या बोला था, उनको पता था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होगी ना ये ऐसा होना चाहिए जिसका लगाव किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, ये बिल्कुल तटस्थ होकर काम करे, किसी से पॉलिटिकल एफिलिएशन शो नहीं। अच्छा, और ये चाहते थे कि मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी टू बी इम्पार्शियली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए पहले क्या होता था, राजा ने किसी व्यक्ति को अगर चुन लिया कि आज से ये व्यक्ति मेरे राज दरबार में ये अधिकारी बन जाएगा, तो उस व्यक्ति की वफादारी किसके प्रति होगी? राजा के प्रति। समझ लीजिए, कभी कभी राजा को हटाने की कोशिश भी की जाएगी तो फिर राजा के प्रति वफादारी करेगा वो, जैसे कटप्पा था, समझ गया ना? तो कटप्पा ने किसके प्रति वफादारी दिखाई थी? रानी के प्रति, क्योंकि रानी शुरू से चल रही थी, तो ठीक है उसकी बात नहीं मानी उसने, किसकी बात? जो नया राजा बना। समझ रहे बात को? तो यहां पर आपको नजर आएगा जो व्यक्ति जिसको राजा बनाएगा उसके प्रति वफादार रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति को उस राजा ने अपने हिसाब से चुन लिया है, तो वापस वो उसी के प्रति वफादार रहेगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम दिया गया, ध्यान से देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम दिया गया, कहा गया कि जो आईएएस अधिकारी होंगे वो न्यूट्रल तभी रहेंगे जब उनके चुनाव भी न्यूट्रल तरीके से होगा, मतलब उनके चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी दखल अंदाजी नहीं करेगी। इसीलिए याद कीजिएगा, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, खासकर आईएएस अधिकारी, उनका सिलेक्शन जो होता है उसके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है यूपीएससी। इसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होता है, यूपीएससी का अलग बॉडी है, वो आईएएस अधिकारियों को सिलेक्ट करती है, वो चुनती है, अपने तरीके से एग्जाम लेती है और वो चुन के रिकमेंड करती है फिर सरकार को कि ये अधिकारी है, अब इसका ये डिजर्व करते हैं, इनको आईएएस बना दिया जाए। खैर, तो यहां पर इसलिए लिख रहा है कि यूपीएससी नामक एक बॉडी है जिसको काम सौंपा गया है कि ये कैसे सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करे। उसी ढंग से स्टेट लेवल पर भी बीपीएससी है या यूपीपीएससी है, उनको ये काम सौंपा गया है कि वो क्या करे, क्या करे, अधिकारियों लोग की नियुक्ति करे, एक अच्छे तरीके से उसको काम सौंपा गया, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और एग्जामिनेशन बिल्कुल फेयर होता है, ठीक है, जो मान के चलते हैं ऐसा होता भी है। और इसी कारण क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत प्योर होता है, या कह सकते हैं बिल्कुल क्या होता है, रिफाइंड होता है। अब यहां पर एक चीज और है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो व्यक्ति चुनते हैं उनको, किसको, जो आईएएस अधिकारी को चुनते हैं या डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी को लोग चुनते हैं, वो भी आईएएस अधिकारी ही होते हैं, उसी स्तर के होते हैं और उनका एक पीरियड फिक्स पीरियड होता है। दूसरा बात है, इनको हटाना आसान नहीं है, जो हो सकता है ना कि भाई ठीक है जो आईएएस अधिकारी चुने जा रहे हो उनके चुनने वाले ही करप्ट हो, ये भी तो हो सकता है, तो उनको सिक्योर कैसे किया जाएगा? तो उनको हटाना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ईमानदार अधिकारी होंगे जो ये बीपीएससी या यूपीएससी में जाते हैं आईएएस अधिकारी, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, आईएएस या सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट का जो तरीका हो ना बहुत फेयर होता है और यहां पर सिर्फ मेरिटोरियस लोगों को ही आईएएस बनाया जाता है यहां पर, और यह ध्यान दिया जाता है कि सभी लोग को पब्लिक ब्यूरोक्रेसी बनने का मौका मिले। इसलिए सिविल सर्विस में रिजर्वेशन भी लाया गया कि वहां मान लीजिए किसी गरीब तबके से या किसी खास कास्ट के तबके से लोग जाए और आईएएस अधिकारी बने ताकि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इसी पर्पज से क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्या किया, रिजर्वेशन दिया है, कहां पर, दलित और आदिवासी लोग के लिए। उसी ढंग से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है, बैकवर्ड क्लास के लिए भी दिया है, ताकि वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाए और उन सामाजिक बुराइयों को दूर करे जो एक आम आदमी बनकर नहीं कर सकते। जैसे वो आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, मान लीजिए कोई महिला आईएएस अधिकारी बन जाएगी तो वो महिलाओं के प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर ढंग से समझती है, तो उसको बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकती है, ठीक है। उसी ढंग से मान लीजिए कोई दलित व्यक्ति आदि आईएएस अधिकारी बन गया तो उसको पता है कि दलित होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आईएएस अधिकारी बनने के बाद उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास कर सकता है। तो यही सब कारण से क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है ना उसमें क्या कहा गया, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है और जनरली क्या होता है उसमें भी काफी फेयर सिलेक्शन होता है। और देखिएगा जो आईएएस अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है, एक तो बहुत फेयर तरीके से होता है और बहुत जो कह सकते हैं बहुत जो
डिटरमाइंड लोग होते हैं अपने जॉब के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जनरली। अब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, उसके अंदर भी आपको करप्ट लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनका भी चुनाव, चूंकि चुनाव का प्रोसेस यानी उनके चुनने का प्रोसेस ही क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है, तो सीधी सी बात है प्योर लोग ही आएंगे। वो अलग बात है सिस्टम के हाथों मजबूर होकर लोग इम्प्योर हो जाते हैं या करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आगे पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन फिलहाल यही समझ लीजिए कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो पूरा गवर्नेंस का क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होते हैं, मतलब वो बैकबोन होते हैं। सरकार के पॉलिसी के निर्माण से लेकर सरकार के पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने तक उनका योगदान होता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन क्या दिया हुआ है, आईएएस अधिकारी का क्लासिफिकेशन देखिएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, आईएएस अधिकारी है जिसमें आईएएस आ जाते हैं और आईपीएस आते हैं। तो आईएएस और आईपीएस दोनों कहलाते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। कारण क्या ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों कहलाते हैं, ये आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनका चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आई मीन टू यूपीएससी करता है, उनका सिग्नेचर वगैरह, उनको नियुक्ति पत्र कौन देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो काम कहां करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इसीलिए उनको पूरे ऑल इंडिया में वर्क करते हैं, उसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। दूसरी बात सेंट्रल सर्विसेज हो गया, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन कस्टम सर्विस, ये सेंट्रल सर्विस है, ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं ये अधिकारी, जैसे एम्बेसडर हो गए। उसके बाद आप क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं, जैसे बीडीओ, सीईओ, डिप्टी एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, ये सब बात। अब यहां पर ये लिख रहा है कि पर्सन सिलेक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर आईएएस एंड आईपीएस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट। तो ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई पूछे आपसे कि टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट्स कौन है, तो आईएएस और आईपीएस ही होते हैं। उसके नीचे आपके स्टेट वाले ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जैसे डिप्टी एसपी होंगे या डिप्टी कलेक्टर होंगे या एसडीएम होंगे। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है, और कलेक्टर जनरली आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और लिख रहा है कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको क्या होता है, हर एक राज्य में काम करने का मौका मिलता है, उसको लोग बोलते हैं कैडर। जैसे पूछा जाता है आप किस कैडर का ऑफिसर हैं, आईएएस जब कंप्लीट कोई कर लेता है ना तो उसको कैडर बांटा जाता है। जैसे कोई आईएएस को मिल गया बिहार कैडर, तो वो अपना मैक्सिमम समय बिहार में अलग अलग पोजीशन में आईएएस अधिकारी बन के यहाँ पर निभाएंगे, ठीक है। तो हर एक आईएएस अधिकारी को चॉइस मिलता है, कोई जो टॉप रैंक लाते हैं उनको चॉइस मिलता है, बाकी लोग को ऐसे मिल जाता है कि आप अपने कैडर चूज कर लीजिए, ठीक है, उसी में काम करना है आपको। यहाँ पर लिख रहा है कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन वापस अपॉइंट होते हैं ना, देखिए होता क्या, कभी कभी स्टेट में काम करते हैं लेकिन किसी कारणवश स्टेट में उनको काम करने का मन नहीं कर रहा है, या किसी कारणवश उनको लगता है कि नहीं मुझे और बेहतर करना चाहिए, मुझे सेंट्रल में जाना चाहिए, तो कहीं भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं डेपुटेशन पर, समझ लीजिए वो दिल्ली जा सकते हैं, वो दिल्ली के किसी भी पद पर, वहां पर अब डिपेंड करता है, वहां भी वैकेंसी होनी चाहिए, वहां की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी स्टेट में काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं, आईएएस दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन ये होगा कि उस केस में दूसरा, उनके अगेंस्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकता है। स्टेट कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो आईएएस अधिकारी का सिर्फ ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, उनको नौकरी से हटाया नहीं जाता है, उनको फिर उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होगी या हटाने उठाने वाला काम वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, इनके हाथ में ही नहीं है, इसलिए बहुत पावरफुल होते हैं ना, उनको पता होता है बहुत होगा मेरा ट्रांसफर होगा, कुछ लोग ट्रांसफर से घबराते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो आईएएस अधिकारी जो रियल में जो पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो बोलते हैं बहुत होगा मेरा ट्रांसफर होगा, यहाँ से वहां फेंकेगा, हम तो आईएएस ही रहेंगे ना, डिमोशन नहीं हो सकता मेरा। तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इतना पावरफुल बनाया गया उनको। दिस मीन्स दैट द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर में, मतलब काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन किसके सुपरविजन में और किसके कंट्रोल में रहते हैं वो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल और सुपरविजन में, मतलब उनको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट तो यह भी करते हैं बट कंट्रोल में उनके रहते हैं। Apart from that, IAS and IPS appointed by the UPSC and state is looked after the officers appointed through the State Public Service Commission। यही कह रहा है कि उनको अलग से बॉडी स्टैब्लिश करती है यूपीएससी। हम बाद में देखेंगे कि कैसे काफी वो इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म के लिए और उनका क्या रोल है। खैर
आगे देखिए लास्ट में जो आपका पॉइंट ये लिख रहा है कि ब्यूरोक्रेसी है क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू पब्लिक पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप सोच के देखिए, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक पॉलिसी अनाउंस कर दिया, मान लीजिए जनधन योजना अनाउंस कर दी मोदी जी कि भाई जनधन योजना लागू हो गया, लेकिन हर एक व्यक्ति को अकाउंट उपलब्ध करवाया जाए, ये सुनिश्चित कौन करेगा? हर एक राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कौन बैठे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस अधिकारी। तो आईएएस अधिकारी का कर्तव्य होगा ना कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भाई लोगों को खोज खोज कर आधार का क्या कहते हैं उसको, आप अकाउंट खुलवाइएगा, यानी आप उसको किससे जोड़िएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बनाइएगा, यानी आप उस व्यक्ति को जो अभी तक अकाउंट जिसको नहीं मिला है, अभी तक बैंक डिटेल नहीं मिला है, या अभी तक जिसको खाता नहीं है, जिसके पास एलआईसी पॉलिसी नहीं है, ये सब उपलब्ध कराइएगा। तो किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? ये हो गया आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी। तो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी की होती है, ठीक है। लेकिन बहुत से केसेस में देखा गया है कि लोग डरते हैं कहां तक जाने में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाने में, आईएएस अधिकारी से बात करने में डर लगता है। ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? इनसेंसिटिव होता है। देखिए एक नेगेटिव पॉइंट भी जोड़ दिया गया। जनरली क्या होता है ना, आईएएस अधिकारी थोड़े से क्या होते हैं, जब बहुत पावर मिल जाता है तो कहा भी जाता है, ठीक है, कि पावर जब ज्यादा मिलता है ना तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली कहा जाता है। यानी अगर आपको ताकत मिल जाता है तो थोड़ा सा करप्ट होते हैं, लेकिन असीमित ताकत मिल जाता है तो आप असीमित रूप से क्या हो जाते हैं? करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपकी करप्शन की कोई सीमा नहीं होती है। तो यहां पर पावर अनलिमिटेड मिल जाता है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का बॉस होता है, कहा जाता है उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, समझ लीजिएगा। वो चाहेंगे ना तो पूरे घर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे घर को हरा रंग से पेंट करवा देंगे, ठीक है, समझ लीजिए। मतलब उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कीजिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो होता है, आप सोच के चलिए ना, 1 मिनट के अंदर ऑर्डर आता है स्कूल कल से बंद रहेगा। हिम्मत है किसी स्कूल की खोल ले स्कूल? समझ ना बात को, ठीक है। अगर खोल लेता है कोई स्कूल तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। समझ लीजिए बात को, याद रखिएगा। तो आजकल क्या है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं ना, इसलिए कभी कभी कुछ आईएएस अधिकारी जनता के प्रति क्या होते हैं? इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब जनता के प्रॉब्लम्स को सुनने को तैयार नहीं है। जनता उनके पास जाएगी तो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, ऐसे करके दौड़ाते हैं कुछ आईएएस अधिकारी। लेकिन अधिकतम क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, और अधिकतम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जनता के प्रति, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, बहुत से आईएएस अधिकारी हैं जो आईपीएस अधिकारी जो पटना में ही आए, एसपी बने, बहुत से लोग डीएम बने, और यहाँ बहुत सेंसिटिव रहे जनता के प्रति, ठीक है। उसी ढंग से कुछ आईएएस अधिकारी बहुत टाइट रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे, बात करना पसंद नहीं करते थे। अभी तक तो कहा जाता है कि जो टॉप मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं स्टेट में, वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी। अभी तो जनता दरबार उनके लिए भी लगता है, पहले वो पब्लिक से बात ही नहीं कर सकते थे, पब्लिक जाता भी नहीं था उनके पास में, अब वो जा सकते हैं, पब्लिक, ऑर्डिनरी पब्लिक। उनके लिए कोई दिन डिसाइड होता है, जनता दरबार, समझ रहे, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है उसी ढंग से। तो यहां पर आप देखिएगा कुछ इंसेंसिटिव होते हैं लोगों के डिमांड्स के प्रति। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, अच्छा, अगर वो लोगों की बात नहीं सुने, बिल्कुल क्या होगा, वो लोगों की बात नहीं सुने, लोगों के प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो लोग कहां जाएंगे? मंत्री जी के पास जाएंगे ना। कंप्लेन किसका करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या आईएएस अधिकारी का। देखिए नहीं सुन रहा है ये मेरी बात, या मेरे कंप्लेन को एड्रेस नहीं कर रहा है, तो फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उसको ऑर्डर देगा, किसको? आईएएस अधिकारी को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो इस केस में क्या हो रहा है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको कंट्रोल कर रहे हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव को या आईएएस अधिकारी को। नहीं तो फिर क्या होता है, कभी कभी वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं और बात मानने को तैयार नहीं होते, या पब्लिक के प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं करते हैं। तो इसी केस में बता रहे हैं। खैर, तो यही प्रॉब्लम को इफेक्टिवली कौन हैंडल कर सकता है? आईएएस अधिकारी करते हैं। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो मंत्री होते हैं ना, वो इंटरफेयर करते हैं, और यहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्सेस परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आईएएस अधिकारी ब्लेम करते हैं कि भाई मंत्री जी हमारे काम में तो क्या कर रहे हैं? दखलंदाजी कर रहे हैं, और मंत्री जी आरोप लगाते हैं कि भाई आईएएस अधिकारी है ना, ये अपने काम में क्या कर रहा है?
अभी एक याद आया, इंसिडेंट याद आ गया, कहीं पर एक आईएएस आईपीएस अधिकारी थी, वो गई और मंत्री जी उनको झाड़ लगा रहे हैं कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। अब आईएएस आईपीएस अधिकारी एसपी थी, वो बोले कि नहीं ये इस कारण रिपोर्ट नहीं लिखी। अब दोनों में विवाद उठ रहा है, तो गुस्से करके चली गई कि मैं आम आदमी नहीं हूं जो आप मुझे मेरे से ऐसा सलूक कर रहे हैं। तो वे क्या शो करता है, ये मंत्री जी और आईपीएस के बीच में या जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। तो यही लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई। सुनिए इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई यूपीएससी, ठीक है, और उसको कार्यभार सौंपा गया कि उसके काम में मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं हो, किसी को आईएएस अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, वो भी बहुत प्योर होते हैं, बहुत फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये भी देखा गया कि अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाए, तो भी बताया ना कि अपना रिपोर्ट भेजते हैं वो आईएएस जो मंत्री होते हैं, बाकी लोग अपना रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है, वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि भाई मैं कैसे काम करता हूं, उससे रिपोर्ट मांगा भी जाता है। एक चीफ मिनिस्टर मांगते हैं रिपोर्ट किससे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो यहां पर हर एक आदमी को अकाउंटेबल बनाया गया, हर एक ऑफिशियल्स को, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो चाहे मंत्री हो। मंत्री है तो किसके प्रति अकाउंटेबल है, संसद के प्रति, लेजिस्लेटिव बॉडीज के प्रति, उनसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर आईएएस अधिकारी हो तो वो सवाल कौन पूछेगा, मंत्री जी पूछेंगे, सही है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाले का सेट लगाया गया है, कौन किससे सवाल पूछ सकता है, नहीं कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है, याद रखिएगा। अब कंक्लूजन पढ़िए, देखिए इसको समझिए, इसको कंक्लूजन, कंक्लूजन देखिए, रेड ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू में पढ़ लिए ना, पूरा पढ़ लीजिए, मन में बोले थे, आदमी बन के पढ़िए, मक्खी बन के नहीं, ठीक है। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, या एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच बहुत पावरफुल है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर यही इंजॉय करता है, क्योंकि इसके पास में कानून या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की पावर होती है या सत्ता होती है इसके हाथों में। ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है पब्लिक का, दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। अच्छा, यहां पर क्या है, एग्जीक्यूटिव को बहुत अच्छे ढंग से सुपरवाइज और कंट्रोल करना चाहिए। और यहीं तक यहां भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, एक बार चुन लिया जाता है, ठीक है, पीरियडिक इलेक्शन के थ्रू, तो उसको अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए। उसको नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने के लिए कौन लोग हैं। तो यहां पर किसी व्यक्ति को या किसी इंस्टीट्यूशन को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके पास में एब्सोल्यूट पावर आ गया, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए मंत्री जी हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी नहीं लगना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या हूं, मेरे पास अबाध पावर है या एब्सोल्यूट पावर है। उसके ऊपर भी पाबंदी कौन लगा रहे हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज या पार्लियामेंट, उसके अंदर जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लगा रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है ऑर्गन, वो कभी भी पब्लिकली अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता, हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेगा, क्योंकि हमेशा सवाल जवाब पूछा जा रहा है। आप क्लास में सो सकते हैं तभी तक जब से आपसे सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा, आप हमेशा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आपसे हमेशा सवाल जवाब पूछा जाता रहेगा, ठीक है। तो अलर्टनेस, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूटिव समझ गए। चलिए अब बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के जवाब दीजिए। चलिए, अब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मींस, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, बताइए। ये ना होगा डी ना, या ए होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोड़िए, इसको देखते हैं। अच्छा, ये आर्गुमेंट पढ़िएगा, देखिए किस आर्गुमेंट से आप अग्री करते हैं, पढ़िए। डायलॉग पढ़ना, अमित, अमित नाम का एक बालक है, वो स्टेटमेंट दे रहा है। क्या स्टेटमेंट है भाई, देखें।
ये लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखकर कि सिर्फ राष्ट्रपति क्या है, रबर स्टैंप है, मतलब वो सिर्फ मुहर लगाते हैं, जो उनको बोल दिया जाएगा उस पर मुहर लगा देंगे। सभा कहती है नहीं, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, सो ही मस्ट हैव द पावर टू रूम द प्राइम मिनिस्टर एज वेल, उसके पास ये भी पावर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है सिर्फ प्राइम जो प्रेसिडेंट होते हैं रबर स्टैंप है? क्योंकि उनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को तो उनको हटाने का पावर भी होना चाहिए, ऐसा है? अच्छा, उसके राजेश का क्या मानना है, आते हैं उस पर। वी डोंट नीड अ प्रेसिडेंट आफ्टर द इलेक्शन, द पार्लियामेंट कैन मीट द इलेक्टेड लीडर टू प्राइम मिनिस्टर। कहता प्रेसिडेंट की जरूरत ही नहीं है क्या ऐसा? तो भाई कंट्री ऑफ द हेड कौन करेगा, हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे? एक व्यक्ति होना चाहिए सेरेमोनियल। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया तो उसके अंदर जो प्रोसीजर उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। ठीक है।